नमस्कार दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास और प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोग पढ़ रहे हैं मौर्यों के बाद भारत की क्या स्थिति थी, जिसमें हमने देखा देसी राजवंश और विदेशी राजवंश के बारे में। तो हमने पढ़ा विदेशी राजवंश में इंडो ग्रीक के बारे में। अब अगला जो हमारा टॉपिक है विदेशी राजवंश में ही आप देखेंगे तो इंडो ग्रीक के बाद जो शक आते हैं तो उनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए शक के बारे में कहा जाता है जो शक थे वो मध्य एशियाई जनजाति थे और ये 5 अलग-अलग राज्यों में थे, ठीक है? शक याद रखना है। और जिसमें आप देखेंगे तो पश्चिमी शकों में आपको देखने को मिलेगा गुजरात, महाराष्ट्र, सिंध वाले क्षेत्र में जो आते थे, इन्हें पश्चिमी शक के नाम से जाना जाता था। और इन्हीं शकों में आप देखेंगे तो रुद्रदामा नामक शासक बहुत फेमस हुआ। इनका जो शासक था शकों में रुद्रदामा काफ़ी फेमस हुआ। अब इसका उल्लेख हमें मिलता है जूनागढ़ अभिलेख से। जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि सुविशाख नामक अधिकारी जो था उसकी सहायता से रुद्रदामा ने क्या किया था, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया था, ठीक है। और इससे पहले आपने पढ़ा ही था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया, फिर इसका पुनरुद्धार अशोक ने कराया, सम्राट अशोक ने। उसके बाद आपको रुद्रदामा देखने को मिलता है। और बात करें तो जूनागढ़ जो अभिलेख है वो संस्कृत भाषा में जारी किया गया था, फर्स्ट अभिलेख था। और ये पश्चिम तट बंदरगाह को भी बताता है। पश्चिमी तट बंदरगाह मतलब जिसमें आप देखेंगे तो महाराष्ट्र का जो उत्तर वाला क्षेत्र है और गुजरात का जो दक्षिण वाला जो क्षेत्र है, तो ये पूरा का पूरा पश्चिमी तट बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। और इस पे शकों का कब्जा हुआ करता था। आगे चल के प्राचीन भारत में एक उपाधि आप जानते हैं काफी फेमस हुई थी जिसका नाम था विक्रमादित्य। तो बात किया जाए तो 57 बीसी के आसपास मतलब 57 बीसी बिफोर क्राइस्ट के आसपास उज्जैन में एक शासक हुआ करता था जिसका नाम विक्रमादित्य था, ठीक है। तो विक्रमादित्य ने शकों को पराजित किया और शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में खुशी में उसने विक्रम संवत जारी किया। और आगे चल के जो विक्रमादित्य था तो मतलब ये नाम काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ जिसमें आप देखेंगे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जैसे नाम आपको देखने को मिल जाते हैं। तो विक्रमादित्य को उपाधि बाद में जो आगे के राजा हुए, ज़्यादातर जो गुप्त शासक हुए, उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो जो अगला विदेशी राजवंश है वो है पार्थियन। तो याद रखना है शक और पहलव से मिलके जो बने वो पार्थियन कहलाए। और जिसमें आप देखेंगे तो गोंडो फर्निस आपको काफ़ी ज़्यादा फेमस देखने को मिलता है। और फर्स्ट सेंचुरी एडी में था गोंडो फर्निस। और सेंट थॉमस नामक एक यात्री था जो ईसाई यात्री था, तो गोंडो फर्निस के ही शासन काल में आया था। और पार्थियन जो थे वो ईरान के रहने वाले थे, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं विदेशी राजवंश में तो एक राजवंश और हमें देखने को मिलता है जो है कि कुषाण वंश। तो आपने कुषाण वंश के बारे में सुना ही होगा। कुषाण वंश का जो आप देखेंगे फेमस शासक हुआ वो कनिष्क हुआ, ठीक है। तो बात करते हैं कुषाण वंश का। तो फर्स्ट सेंचुरी एडी से लेके थर्ड सेंचुरी एडी का जो कार्यकाल होता है वो कुषाण वंश के कार्यकाल माना जाता है। और ये मध्य एशियाई जनजाति कुषाणों को यूची या तोखरी भी कहते थे, ठीक है। तो याद रखना है तो मध्य एशियाई जनजाति थे कुषाण और इन्हें यूची या तोखरी के नाम से भी जाना जाता था। भारत पर दो राजवंशों ने राज्य किया था। पहला जो था कडफिसेस था और दूसरा जो था कनिष्क राजवंश था। अब कनिष्क वंश का जो संस्थापक था वो कनिष्क था और सर्वाधिक शक्तिशाली भी माना जाता था। कुषाण शासकों की दो राजधानियां हुआ करती थी, एक पुरुषपुर थी, पुरुषपुर मतलब जो आज का पेशावर है उसे पुरुषपुर के नाम से जाना जाता है, और दूसरा मथुरा थी। तो दो कारणों से भारतीय इतिहास में विशेष तौर पे चर्चित रहे हैं। पहला आप देखेंगे तो 78 ईसा पूर्व में शक संवत की शुरुआत की गई थी और महायान बौद्ध धर्म का उदय भी आप देखेंगे, चौथी बौद्ध संगति का आयोजन भी आपको कनिष्क के ही कार्यकाल में देखने को मिलता है। कनिष्क ने दो कलाओं का संरक्षण प्रदान किया, पहला है गांधार कला और दूसरा है मथुरा कला। और दो नगरों की स्थापना भी कनिष्क ने की थी। पहला जो है कनिष्कपुर है जिसे आप कश्मीर के नाम से जानते हो, और एक है सिरकप। सिरकप मतलब तक्षशिला है, ठीक है। और बड़ी संख्या में भारतीय विद्वानों को संरक्षण भी दिया था जिसमें आप देखेंगे तो वसुमित्र मिलेंगे, पार्श्व मिलेंगे, अश्वघोष मिलेंगे। अश्वघोष वही जो बौद्ध चरित और सौंदरानंद जैसे रचनाएं लिखते हैं। और नेक्स्ट आप देखेंगे तो नागार्जुन भी आपको देखने को मिल जाते हैं, तो कनिष्क के ही टाइम पीरियड में। कनिष्क के शासन काल में आप देखेंगे संस्कृत भाषा में कई अभिलेख जारी किए गए थे, और जिसमें आप देखेंगे तो सारनाथ अभिलेख आपको काफी प्रसिद्ध मिलता है।
कनिष्क का साम्राज्य 3 नदी घाटियों में फैला था। पहला है जो अक्सास नदी घाटी, फिर दूसरा है अक्सास नदी घाटी, आपको मध्य एशिया में देखने को मिलती है। वहीं आप देखेंगे तो सिंधु नदी घाटी, और फिर आप देखेंगे तो गंगा नदी घाटी देखने को मिल जाता है। कौन कौन सी? अक्सास नदी घाटी, सिंधु नदी घाटी और गंगा नदी घाटी के मध्य में कनिष्क का साम्राज्य फैला हुआ था। रेशम मार्ग पर नियंत्रण की बात करें तो रेशम मार्ग पर कंट्रोल किसका था? तो कुषाणों का ही था। और कुषाणों की समृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारण यही माना भी जाता था, रेशम के मार्ग पर नियंत्रण। आय का सबसे बड़ा स्रोत भी माना जाता था यही मार्ग। और चाइना का आज आप देखेंगे तो बेल्ट रोड इनिशिएटिव पहल भी आप देखेंगे तो इसी तर्ज पे बनाया जा रहा है। रेशम मार्ग पे ही पूरा का पूरा चाइना आज के टाइम में BRI प्रोजेक्ट अपना वो कर रही है। और कुषाण शासकों ने बौद्ध, जैन और ब्राह्मण सभी धर्मों को संरक्षण प्रदान किया था। खास बात यह है, भले आप देखेंगे तो कनिष्क जो थे वो बौद्ध धर्म के मतानुयायी थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि उन्होंने बाकी अन्य धर्मों को वो कर दिया, नहीं, उन्होंने जैन और ब्राह्मणों को भी संरक्षण प्रदान किया था। कुषाणों एवं शकों के प्रभाव से भारत में लंबे कोट पजामे, जूते के आप देखेंगे, चमड़ा का जो जूता आप देखेंगे, पगड़ी हो गया, घुड़सवारी हो गया इत्यादि बहुत लोकप्रिय हुआ। लंबा कोट आप आज देखेंगे तो शेरवानी का रूप धारण कर चुका है। तो जो लंबा कोट पहले आया करता था कुषाणों के टाइम पीरियड में, तो आप कह सकते हैं कि वो आज शेरवानी बन चुका है। वहीं आप देखेंगे तो पैजामा, जैसा ये पैजामा हो गया, या फिर चमड़े के जूते हो गए, पगड़ी हो गया, घुड़सवारी, तो ये सब कुषाणों और शकों से ही भारत में आया। नेक्स्ट अगला जो हमारा टॉपिक होगा साथियों, तो वो होगा देसी वंशज। तो मौर्यों के पश्चात अर्थात मौर्योत्तर काल में देसी वंशज कौन कौन से रहे हैं, तो देखना है। अब हमारा अगला टॉपिक यही रहेगा, तो जिसमें हम पढ़ेंगे शुंग वंश, कंडव वंश और चेदी वंश, सातवाहन वंश। तो इन सभी वंशों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में साथियों, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।